अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि FIA ने जहांगीर तरीन के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। एक मुकदमे में बेटा अली तरीन और दामाद भी नामजद हैं। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए हैं। जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि तमाम रकम बैंकों के जरिए मुंतकिल की, मुकदमे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। चीनी स्कैंडल की तहकीकात जारी। FIA ने तरीन फैमिली के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपनी शुगर मिल से दामाद की बंद पेपर फैक्ट्री में 3 अरब 14 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। 2009 में 39 करोड़ रुपए और 2010 में 16 करोड़ रुपए पेपर फैक्ट्री में मुबैना सरमायाकारी हुई। इस अरसे में 1 अरब 40 करोड़ का कर्जा निजी कंपनी से लेकर दिया गया। ये रकम बैरून मुल्क भिजवाई गई और बाद में तरीन फैमिली के अफराद के अकाउंट्स में आ गई। FIA ने एक और मुकदमे में कहा है कि जहांगीर तरीन ने 2017 से 2020 के दौरान कैशियर आमिर वारिस की मदद से JW के अकाउंट से 2 अरब 20 करोड़ रुपए निकाले। इस अरसे में आमिर वारिस ने जहांगीर तरीन की फैमिली के अकाउंट्स में भारी रकूम ट्रांसफर की। FIA ने एक केस जहांगीर तरीन के दस्ते राज साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ भी दर्ज किया है। राना नसीम पर इल्जाम है कि उन्होंने जहांगीर तरीन की फैक्ट्री में बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गन्ने की खरीदारी में गबन किया। FIA ने उन्हें 1 अप्रैल को तमाम दस्तावेजात के साथ तलब किया है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने FIA के इल्जामात को मनगढ़ंत करार दिया और कहा कि बैरून मुल्क मुंतकिल की गई रकम पर पूरा टैक्स दिया। मेरे खाते बिल्कुल क्लियर हैं। FIA को तमाम रिकॉर्ड दिया जा चुका है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर में चीनी सट्टाबाज खुर्रम उर्फ दवाई ने FIA के सामने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मुलजिम ने अरबों रुपए के सट्टे में मुलविस होने का भी एतराफ़ कर लिया है। शुगर सट्टा माफिया स्कैंडल, एक के बाद एक होशरुबा इंकशाफ। खुर्रम उर्फ दवाई अरबों रुपए के सट्टे में मुलविस रहा, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। मुलजिम ने बीवी के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए और सट्टे की रकम के लिए इस्तेमाल किए। आवाम को कैसे टीका लगाया जाता है, खुर्रम उर्फ दवाई ने ये भी बता दिया। सट्टाबाज 1 किलो चीनी भी असली डीलरों तक नहीं पहुँचने देते। शुगर मिलों ने भी खुफिया बैंक अकाउंट्स खोल रखे हैं। सट्टाबाज ने यह भी इंकशाफ किया कि जहांगीर तरीन की मिल्स के भी सट्टाबाजों से करीबी रवाबत हैं। रियाज अहमद, समा, लाहौर। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ये पहली हुकूमत है जो माफिया के सामने खड़ी है। सियासी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए इमरान खान का कहना था कि हमने अपना देखा और ना ही पराया, बिला तफरीक एहतिसाब किया। अवाम के लिए माफिया के सामने खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। उनका मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, सियासी कमेटी का इजलास था, क्या कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का इससे मुताल्लिक़? देखिए, मीडिया स्ट्रेटजी और सियासी सूरत हाल पर इस इजलास में बातचीत हुई। सारी मीडिया टीम इस इजलास में मौजूद थी। पहली हुकूमत है, वज़ीर आज़म ने कहा, जो माफिया के सामने खड़ी हुई है। हमने अपना देखा न पराया, बिला तफरीक एहतिसाब किया। अवाम के लिए माफिया के सामने खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी की हुकूमतों की करप्शन महंगाई की वजह है। सट्टेबाज, कब्जा माफिया और शुगर माफिया ने गरीब आवाम की जेबों पर डाका डाला है। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सरमायाकारों ने कोरोना के बावजूद यूरो बॉन्ड्स में एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तानी मईशत के अच्छे दिन आने वाले हैं। जो भी अवाम के मफाद में होगा वो करेंगे और जो अवाम के मफाद को नुकसान पहुँचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। इस साल के आखिर तक पूरे पंजाब में सेहत कार्ड फराहम कर दिए जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक में पनाहगाहें जो बनाई गई हैं उसमें सहर और अफ्तार का बंदोबस्त गरीब आवाम के लिए किया जाए। वज़ीर आज़म ने साथ साथ माजी की हुकूमतों को इस महंगाई का जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि हर सूरत ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाएगी और रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ की खुद निगरानी करूँगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर का तहलका खेज इंटरव्यू, कहते हैं कि अगर एक्शन ना लेते तो सट्टे के जरिए चीनी की कीमतें नाकाबिले कबूल हद तक चली जाती। FIA को इख्तियार होगा कि वो किसी का नाम भी ECL या ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। शुगर माफिया ने रमजान में 140 रुपए किलो चीनी की मंसूबा बंदी कर ली थी। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जैसे ही इस दफ़ा रमज़ान आने को था तो हमें ये इतलात मिलना शुरू हो गई कि एक तो पहली बात थी कि उससे पहले ही चीनी की कीमत मार्केट में बढ़ चुकी थी और जो इस वक्त सट्टेबाज थे वो कीमतों को रमज़ान में
एक जो नाकाबिले कबूल हद तक बढ़ाने की तैयारी में थे। इससे पहले एक्शन करना बहुत ज़रूरी था। इसके पीछे कोई सियासी वजह नहीं थी। मार्केट फोर्सेस जो हैं वो कोई 1, 2, 3 रुपए की तो तब्दीली कर सकते हैं। 10 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये तक का मुनाफा, ये तो एक ज़्यादती वाली बात है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्स मिल्क प्राइस। वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम हम इसको मुकर्रर करते ही है। अभी नोटिफिकेशन भी पंजाब से 1 आध दिन में हो जाएगा। इस वक्त पंजाब के लिए उन्होंने 80 से 85 रुपये एक्स मिल्क प्राइस मुकर्रर करके दी है। पंजाब उसको रिकन्सिडर करके नोटिफाई करेगा। ये इस वक्त ऑलरेडी 100 से ऊपर बिक रही थी और जो रमज़ान के लिए इनका टारगेट था, जो ये सट्टेबाज थे जिनके खिलाफ अभी FIA और दीगर इदारों ने ऑपरेशन किया है, वो तो 130-40 रुपये तक ले जाने का था। हुकूमती लोग हैं, उनके पास ये इख्तियार है कि अगर आप मिसाल के तौर पे चीनी मार्केट को नहीं पहुंचाते हैं और चीनी आपके पास पड़ी हुई है, तो वो जो मुकर्रर करदा दाम है, उस मुकर्रर करदा दाम के ऊपर वो आपसे चीनी उठा के बाज़ार में ला सकते हैं। तो एक तो ये गवर्नमेंट के पास इस वक्त ये इख्तियार आ गया कि ये किया जा सकता है। सेकेंडली, आज हमारी ECC की भी मीटिंग थी फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे, तो वहाँ पे कुछ अजनास की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है कि अगर चीनी की सप्लाई में कमी आती है तो आप बाहर से भी चीनी मंगा सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब बाहर गए, फिर वापस आ गए, तो ख्याल यही था कि पहले बाहर उन्हें भेज दिया गया, जी एक्शन नहीं होना, फिर वो वापस आ गए, फिर ये हुआ कि कोई डील हो गई, वापस आ गए और उनके ख़िलाफ़ नहीं हो रहा क्योंकि वो बहुत करीब हैं प्राइम मिनिस्टर के रहे हैं। तो क्या अब भी उनको फ़ायदा होगा इसका? कानून के सामने तो जो चीज़ें हैं, या FIA की जो तहकीकात हैं, उसमें FBR भी अपना कर रहा है। हर किसी ने इसमें किसी चीज़ में रुकावट नहीं आई। जो लोग इन्वॉल्व हैं शुगर स्कैंडल में, अब FIR भी हो गई, जहांगीर तरीन हो, कोई भी हो, तो उनका नाम ECL में डाल रहे हैं। देखें, ECL में नाम डालने के लिए ये जो तफ्तीश करने वाला महकमा है, चाहे वो FIA है या कोई और है, अगर FIA करेगी, किसी को भी वो ECL पे डालना चाहती है तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। उसको फौरी तौर पे उनके पास इख्तियार है, वो उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। नून लीग किस लिए इस्तेमाल हुई कि ऑल्दो तो सियासत में तो बहुत पुराने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो भागें थी वो एक ना तजर्बाकार, नॉन इनएक्सपीरियंस खातून के हाथ में पकड़ा दी, और जिसने बड़े धड़ल्ले से उन्होंने नारे भी मारे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। जो अपनी 30 साल सियासत, अपनी पार्टी की सियासत थी, जो कि NTPP सियासत थी, उसको भी गवा दिया और हाथ में भी कुछ नहीं आया। और आप सिलेक्टेड भी उनको कह रहे हैं, जिससे दोबारा पता चलता है कि ये थोड़ी सी जो पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस चीज़ थी, उसकी वजह से कि आप पल में तोला पल में माशा। देखिए, मरीम नवाज़ के केस के सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब भी उसको तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है तो 1500 का जत्था लेके आ जाती है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपको सीरियसनेस की कोई क्या मिसाल मिल सकती है। नैब रह जाती है दोनों दफ़ा। नैब के साथ होता ये है कि देखिए, वो इतना ज़्यादा उसका पॉलिटिकल स्टेक बढ़ा देते हैं कि वो फिर उनको एक फ़ैसला करना पड़ता है। नैब को इसमें उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। TT वाला काम तो शहबाज शरीफ ख़ानदान ने बड़ा लेट आके शुरू किया। पहले इसके जो जद्दे अमजद थे वो इसहाक डार और नवाज शरीफ वगैरह ही थे, तो ये भी सारा वो वाला किसिया था। अब उसके अंदर मरीम नवाज़ के पास डिफेंस ही कोई नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक जब उनसे पूछा जाता है कि ये जो थे नासिर लूता साहब, ये इनकी इन्वेस्टमेंट आप दिखा रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन इसके पीछे है, वो कहती हैं जी मुझे इसका कुछ पता नहीं, ये मेरे तो इल्म में नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है ना। जब एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, आपकी एक चीज़ है, आप उसकी मनी ट्रेल दे सकते हैं, फाइनेंशियल आपके जो हैं, जब नहीं होती तो फिर आप हमले करते हैं, फिर इदारों पे अटैक करते हैं, जो इनका मामला है। नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में जाके चलान भी जमा करा सकती है। आप यकीन करें, ये पहला इनका एतराज़ ये आना है कि जी आपने हमें कन्फ्रंट नहीं किया इस चीज़ से, हमारे खिलाफ जो एलिगेशन है आपने हमें कन्फ्रंट नहीं किया, जबकि ख़ुद बदमाशी से नैब जाते नहीं हैं। तो ये जो तजाद है वो तो फिर राह में रुकावट तो बनता है। पॉलिसी सही है ना? नहीं, देखिए, उनके लिए पॉलिसी सही तो होगी, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम में सही है, लॉन्ग रन में वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ नैब को दोबारा इनको बुलाना चाहिए।
बेशक आप इनका वो ऑनलाइन जूम पे इंटरव्यू कर लें, उस पर कन्फ्रंट करा लें, बजाय ये नैब के दफ्तर आएँ, आप इनके घर चले जाएँ, 10 चीज़ें की जा सकती हैं। इस तहलका के इस इंटरव्यू के बारे में मजीद बात करते हैं नईम अशरफ भट्ट से। भट्ट साहब, एक्शन लेने की वजूहात तो उन्होंने बताई हैं, साथ साथ उन्होंने टीटीबी शहबाज खानदान के बारे में कहा कि वो तो बाद में आया था, असल जद्दे अमजद तो इसहाक डार और नवाज शरीफ है। मजीद क्या इंकशाफात की उन्होंने? जी बिल्कुल किरण, पहली बात तो अहम तरीन यही है कि जो शुगर स्कैंडल और जो एकदम एक्शन शुरू हुआ है शुगर में मुलव्वस अफराद के खिलाफ, वो उन्होंने बताया है कि रमज़ान आ रहा था और हमें पक्की इतला मिली थी कि शुगर की यानी चीनी की कीमतें जो हैं वो 140 रुपये फी किलो तक लेकर इन्होंने जानी थी, वही सट्टेबाजों के जरिए। तो अगर ये एक्शन ना लिया जाता तो ये हो जाना था। दूसरा उन्होंने बताया कि अब एक्स मिल जो प्राइस है वो 80 से 85 रुपये 1-2 रोज में नोटिफाई होगा, मुकर्रर की जाएगी, और अगर मिल वाले उस रेट में वो नहीं फरोख्त करेंगे तो केन कमिश्नर को इख्तियार होगा कि वो खुद ही वो चीनी मिलों से लेकर वो उसी कीमत पर आगे फरोख्त कर सकेंगे। दूसरी अहम बात उन्होंने बताई, जब उन्हें पूछा गया कि जहांगीर तरीन मेन इसमें हैं और उनके खिलाफ FIR भी हो गई है, तो पहले वो बाहर चले गए, तो क्या अब भी कोई ऐसी बात या कोई डील शील तो नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि FIA जो है उसे पूरा इख्तियार है और डील तो हुकूमत ने तो बिल्कुल रुकावट नहीं डालनी, कोई कितना भी बाअसर हो वो कानून के कटहरे में वो आएगा, और ये उसको इख्तियार है कि वो चाहे ब्लैक लिस्ट में नाम डालें किसी भी शख्स का जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो ECL के लिए हुकूमत को अप्लाई करे। बिल्कुल बिल्कुल नईम अशरफ भट्ट, इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने तहलका खेज इंटरव्यू दिया है समा को, जिसमें एक तो उन्होंने ये बात की है कि अगर एक्शन ना लेते तो सट्टे के जरिए चीनी की कीमत जो है वो नाकाबिले कबूल हद तक चली जाती है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि शहबाज खानदान तो बाद में आए TT में, इसके असल जद्दे अमजद तो इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब हैं। क्या कहेंगे सर इस पे? मतलब शहजाद अकबर साहब भी कमाल की बातें करते हैं। वो कह रहे हैं कि नाकाबिले कबूल हद तक पहुंच जाती कीमतें अगर एक्शन ना करते। मतलब 55 रुपए से 110 रुपए अभी कबूल है हमें। शहजाद अकबर साहब को तो और वज़ीर आज़म साहब को तो कबूल होगा, बिल्कुल होगा कबूल। 110 क्या 150 भी हो जाएगी चीनी की कीमत। जो बेचारे गरीब अवाम हैं, जो पिसे हुए अवाम हैं, जिनको रोटी खरीदना मुश्किल है, उनके लिए 55 से 110 हो जाए। और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि अगर हम एक्शन ना लेते। ओ भाई, आपने एक्शन नहीं, आपने फैसले जो किए थे आपकी काबीना ने, आपकी EC ने, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। 1 साल हो गया रिपोर्ट ऑर्डर किए थे, कमीशन बन गया, रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया, कीमत कहाँ है? जो गरीब आदमी है, मतवसत तबके का आदमी है, वो जब दुकान में जाता है तो उसको ये कोई इंटरेस्ट होता है कि जी ये पिछले हुकूमतें कितनी खराब थी। वो तो ये सिर्फ ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के वक्त में 55 रुपए 53 रुपए पर शुरू किया था 2013 में और 55 रुपए छोड़ के गए थे। ये होती है हुकूमत। ये कौन सी हुकूमत होती है कि जी उसने ये कर दिया, माफिया ने ये कर दिया, सट्टेबाजों ने ये कर दिया, ब्यूरोक्रेसी ने ये कर दिया, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया। आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको इसकी जवाबदेही। जिस तरह हफीज शेख साहब को निकालने से पहले हम चीखें मार रहे थे कि महंगाई महंगाई महंगाई, अवाम पिस गई है, और ये बैठ के वजीर आजम से लेके तमाम वज़रा एक पूरी कौम को नवीद सुनाते थे कि जी महंगाई तो बहुत कम हो गई है। अब वजीर खजाना को निकालने का वक्त आया तो कह रहे इसलिए निकाला कि महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर। चलिए सर, इसी शहजाद अकबर की कोई वैल्यू नहीं है हमारे में। अच्छा सर, चलिए ठीक है, एक और बात का जवाब दे दें। इसी तनाजुर में उन्होंने कहा कि जब मरियम से पूछा जाए कि नासिर लूता ने इन पैसों से इनकार कर दिया जो आपको दिए, तो उनके पास जवाब नहीं होता। मरियम नवाज का जवाब यही होता है कि मुझे नहीं मालूम, इसलिए फिर वो हमला करती हैं, नैब के हवाले से भी बातें करती हैं। सर, किस चीज का मुझे नहीं मालूम? पहली बात तो ये है कि आज से 1.5 साल पहले मरियम नवाज को अरेस्ट किया गया था। 1.5 साल पहले ना इंक्वायरी हुई थी, ना इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ना रेफरेंस हुआ था। मुझे बता दें कि उस दिन के बाद से, जब से उनको छोड़ा था नवंबर 2019 में, आपने किस बेसिस पर अरेस्ट किया था और उसके बाद आपने कौन सी कंडक्ट की? एक चीज बता देना कि ये हमने अरेस्ट ही गलत किया था। ये कौमें ऐसे चलती हैं कि जी आप उठा के अंदर बंद कर दें और फिर शहजाद अकबर साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो शहजाद अकबर साहब के जिम्मे था ना। इन्होंने शुरू में कहा था कि मैं कितने
100-200 बिलियन डॉलर बाहर से लेके आऊंगा, एक पैसा बता दें लेके आए हैं, बल्कि ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर समा से गुफ्तगू कर रहे हैं। खालिद अजीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, शहजाद अकबर ने इंटरव्यू दिया है समा को तहलका खेज़ नईम अशरफ भट्ट साहब को। उन्होंने कहा है कि कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, हुकूमत की जानिब से तफ्तीश में रुकावट नहीं होगी। बज़ाहिर उनके इंटरव्यू से ऐसा लगता है कि अपना हो या पराया, एक्शन सबके खिलाफ होगा। हाँ, बहुत सी सवालात उठ रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से तो ठीक है कि अभी एक्शन शुरू हो गया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जिनके नाम मौजूद हैं लेकिन उनके खिलाफ उस अंदाज का एक्शन नहीं है, बल्कि वो कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। परवेज खटक साहब का नाम लिया जाता है, महमूद खान साहब का नाम लिया जाता है, और अच्छी बात है अगर उसको एट पार करके वो दिखा दे तो बहुत अच्छा है। और ये बुनियादी जिम्मेदारी तो नैब की है, शहजाद अकबर साहब की नहीं है। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो तो सिर्फ वो मामलात को तैयार करके उन तक पहुंचाने के मुकल्लफ हैं। लेकिन अगर ये जो मौजूदा मौजू है जिस पे उन्होंने बात की है, अगर उस पर मैं बात करूं तो मुझे याद आ रहा है कि इनकी जो एक इब्तदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका कहना ये था कि हमने जो तहकीकात करवाई है उसमें एक्स मिल कास्ट जो है वो 42 रुपए पड़ती है हर मिल को। तो अब वो एक्स मिल कीमत जो है वो 80-85 रुपए मुकर्रर करने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो 90 रुपए से कम किसी सूरत में भी रिटेल में नहीं मिलेगी। ऐसी हालात में अगर देखा जाए तो वो दावे इनके कहाँ गए कि इसको 70 रुपए पे रिटेन किया जाएगा। 42 रुपए अगर एक्स मिल कीमत है या उनकी लागत है तो उसमें 50 रुपए तक उनके एक्स मिल कीमत को मुकर्रर कर दिया जाए और 5 रुपए या 10 रुपए रिटेल का अगर मुनाफा रखा जाए या मिडल मैन का, तो उसके बाद 60 रुपए में मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप 80-85 रुपए जो है वो आज एक्स मिल कीमत मुकर्रर कर देंगे तो आप क्या रिलीफ दे रहे हैं। और खुद इनका फरमाना ये था कि 1 रुपया जब कीमत बढ़ती है तो 1.2 बिलियन रुपीस जो है वो जो चीनी माफिया है उसकी जेब में चले जाते हैं। तो अब आप उनको एक तरह से फैसिलिटेट करने जा रहे हैं और मेरे ख्याल में तो ये एक इनके अपनी जो गुफ्तगू है उसमें इस अंदाज में तजाद है कि जो इम्पोर्टेड चीनी है बकौल इनके वो यूटिलिटी स्टोर में थोड़ी सी सब्सिडी के बाद 68 रुपए में वो दी जा रही है, और यहाँ अगर ये 80-85 रुपए एक्स मिल कीमत मुकर्रर कर देंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए तो वो तकरीबन वही पोजीशन होगी। 90 और 100 में कितना एक फर्क जो है वो होता है। अगर आपके घर में 10 किलो चीनी इस्तेमाल होती है तो इसका मतलब है कि आपको महीने का 100 रुपए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खालिद अजीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और नईम अशरफ भट्ट साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपने ये तहलका खेज़ इंटरव्यू किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। रवाबित बहाल, भारत से तिजारत का आगाज़, चीनी और कपास दरामद करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर ख़जाना हम्माद अजहर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी भी दे दी। इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हम्माद अजहर ने फैसलों का ऐलान कर दिया। कहा सारा फ़ायदा आम आदमी को होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का भी बताया। बोले डॉलर का इंजेक्शन लगाए बगैर रुपया अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। IMF से 50 करोड़ डॉलर की किस्त मिल गई। यूरो बॉन्ड्स भी अच्छे नताइज लेकर आए। ICC का पहला इजलास था जिसको मैंने चेयर किया। इंडिया से चीनी की तिजारत खोलने का फैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, उसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान के गरीब अवाम को पहुँचेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रपोजल के ऊपर कॉटन की इम्पोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। गंदम की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1200 रुपये पे फिक्स करने का फैसला किया है। 2.5 अरब डॉलर का जो बॉन्ड रेज किया था उसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। जो हमें बिड्स आई वो 5 अरब डॉलर से ज़्यादा की थी, यानी 100% से ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन थी। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये लीटर कमी, डीजल की कीमत में 3 रुपये लीटर कमी जो है हम कर रहे हैं। तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट इनहेरिट किया और उसको हमने तब्दील किया सरप्लस के अंदर। जब से हमारी हुकूमत आई है 9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। करेंसी है वो अपने जोर पे खुद खड़ी है, इसके अंदर डॉलर नहीं झोंक रहे। हमने स्टेट बैंक को भी खुद मुख्तार किया। बहुत सारी तवक्कुआत हैं लोगों की, जो इस वक्त मईशत के चैलेंजेस हैं उसका भी एहसास है। IMF के साथ भी हमारी बातचीत जो है वो चल रही है, मैं उनसे राब्ते में हूँ। 500 मिलियन डॉलर की जो फ्रेश ट्रांच है हुकूमत पाकिस्तान को रिसीव हो चुकी है। पाकिस्तान की फलाह और आम आदमी की फलाह इंशाअल्लाह ताला होगी।
कल तक इमरान खान मोदी को हिटलर कहा करते थे। बताया जाए कि अब भारत से कपास और गंदम मंगवाने की समरियां हवाई रफ्तार से क्यों चल पड़ी हैं। एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि स्टेट बैंक को गिरवी रखने का मकसद कौमी मालियाती पॉलिसी का सौदा करने के मुतरादिफ है। IMF के कहने पर 700 अरब के टैक्सेस ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए गए। स्टेट बैंक को गिरवी रखने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की कौमी मालियाती खुदमुख्तारी का सौदा किया जा रहा है। पाकिस्तान का स्टेट बैंक वो पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होगा, वो बैनुल अक़वामी इदारों को जवाबदेह होगा। IMF के कहने पर इस हुकूमत ने 700 अरब रुपए के टैक्सेस ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिए हैं। आइन की धज्जियां बखेरी हैं। अब इस हुकूमत ने कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी का भी $1 अरब के रोल ओवर में सौदा कर दिया। और अब वही भारत जिसके बारे में इमरान खान साहब कौमी असेंबली में खड़े होकर लेक्चर दिया करते थे कि ये वजीर आजम मोदी हिटलर है, ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है एक जहर है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं, तो क्या भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था वो कदम वापस ले लिया है? हम सियासत में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की किसी भी मुदाखलत के खिलाफ हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक बावकार मुल्क बनाने के लिए सब लोग अपने अपने दायरों में जाएं, अपना अपना काम करें। मैं आज मुतालबा करूंगा दुनिया में सबसे ज्यादा यू टर्न लेने के ऊपर इमरान खान साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाए। मंजूर बसान के बाद सईद गनी भी पेशगोई करने लगे। वजारत खजाना का मनसब हम्माद अजहर के पास कब तक रहेगा, जियाले रहनुमा ने पेशगोई कर दी। सईद गनी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम्माद अजहर 6 महीने भी निकाल पाएंगे। सईद गनी ने हफीज शेख को आइंस्टाइन करार दे दिया। हम्माद अजहर साहब के लिए दुआई कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इज्जत को महफूज रखे, इमरान खान के अताब से उनको बचा के रखे। क्योंकि असद उमर, हफीज शेख अगर साल निकाल गए या सवा साल निकाल गए, उनके मुकाबले में हम्माद अजहर मुझे 6 महीने भी निकालते हुए नजर नहीं आते हैं। NA 75 डस्का में इंतखाब वाले रोज़ 10 प्रिजाइडिंग अफसरान एक ही जगह मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मजीद दस्तावेज़ात जमा करा दी हैं। मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। अपडेट कीजिए जुल्करनैन। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लापता प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनकी जियो फेंसिंग की रिपोर्ट जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके में कहा गया है कि जो 10 प्रिजाइडिंग अफसरान है वो एक मशकूक जगह पर पाए गए। वो पोलिंग स्टेशन से बराह रास्त नक्शा भी दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि वो रिटर्निंग अफसर के कमरे में आ सकते थे, उनके दफ्तर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अल्टरनेट रूट अपनाया और एक मखसूस जगह पर 10 लोग रात को 2 बजे के करीब इकट्ठे हुए। कई घंटे इन्होंने वहां पर एक साथ गुजारे, जिसके बाद वो एक ही रास्ते से होते हुए वापस रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में सुबह पहुंचना शुरू हुए। तो ये वो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट है जिसका अदालत ने सवाल उठाया था कि पता चलाया जा सकता है कि प्रिजाइडिंग अफसरान कहाँ थे। वो PTA के जरिए इलेक्शन कमीशन ने हासिल करके अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नक्शों के हमरा जमा करवा दिए, जिसमें कहा गया कि 10 प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्शन की रात को एक ही जगह पर इकट्ठे हुए, जिसके बाद सुबह वो लोग रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में पहुंचे थे। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ मौजूद रहिए जुल्करनैन इकबाल। ये अहम डेवलपमेंट है इस केस में। आपको बताएं कि 10 प्रिजाइडिंग अफसरान ने मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया, जिससे ताखीर हुई। जवाब में ये कहा गया है दस्तावेजात में लापता प्रिजाइडिंग अफसरान की मोबाइल लोकेशंस भी शामिल है और प्रिजाइडिंग अफसरान कई घंटे मशकूक मुकामात पर रहे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। जियो फेंसिंग रिपोर्ट है जो कि जमा कराई गई है। NA 75 डस्का में इंतखाब वाले रोज 10 प्रिजाइडिंग अफसरान एक ही जगह मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मजीद दस्तावेजात जमा करा दी हैं। जुल्करनैन, मजीद इस हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, कल इसमें समाअत होनी है। जस्टिस इब्राहिम बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो इस केस की आइंदा समाअत करेगा। इसलिए समाअत से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालती हिदायत पर ये दस्तावेजात जमा कराई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनकी लोकेशंस क्या थी। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल नंबर और उनकी जो लोकेशंस हैं वो शामिल है इस रिपोर्ट के अंदर। ये भी बताया गया कि किस वक्त वो पोलिंग स्टेशन से मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वहां से निकले हैं, कितनी देर में वो जो मशकूक एक जगह की निशानदेही की गई है हल्के से काफी हटके इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कि कितनी देर में वो वहां पहुंचे, वहां कितनी देर कयाम किया, फिर उसके बाद किस अंदाज में 10 पोलिंग जो प्रिजाइडिंग अफसरान है एक जगह पर जमा हुए, उसके बाद सुबह वो रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचना शुरू हुए। तो ये वो तमाम
दस्तावेजी शवाहिद जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जमा करवाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट का 3 नुकड़ी बेंच जो पहले ही 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग का अहकाम को मुअत्तल कर चुका है, वो कल पीटीआई की अपील के ऊपर मजीद इस पर समाअत करेगा। अब ये काफी अहम दस्तावेजात सामने आई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पीटीआई के जरिए हासिल की गई हैं मोबाइल कंपनी से, उनकी लोकेशन प्रिजाइडिंग अफसरान की, जिसको सुप्रीम कोर्ट से शेयर कर दिया गया है। अब कल सुप्रीम कोर्ट इन दस्तावेजात का जायजा लेकर जो भी मुनासिब फैसला समझेगी उस हवाले से वो मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, जो भी मुनासिब फैसला समझा जाएगा उस हवाले से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। कल इस केस के हवाले से अहम समाअत होनी है। NA 75 डस्का में इंतखाब वाले रोज 10 प्रिजाइडिंग अफसरान एक ही जगह मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मजीद दस्तावेजात जमा करा दी हैं। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नौशीन इफ्तिखार साहबा ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। मैडम, ये जो जियो फेंसिंग रिपोर्ट है अब ये जमा करा दी गई है और इसमें ये जो सामने आई है बात वो ये है कि 10 प्रिजाइडिंग अफसरान एक जगह पर मौजूद थे। प्रिजाइडिंग अफसरान कई घंटे मशकूक मुकामात पर रहे और साथ में ये कि 10 प्रिजाइडिंग अफसरान ने मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जिससे ताख़ीर हुई। क्या कहेंगी इस पर? आपको बताएं कि ये इंतहाई अहम मामला है। NA 75 डस्का में इंतखाब वाले रोज़ 10 प्रिजाइडिंग अफसरान एक ही जगह मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मजीद दस्तावेजात जमा करा दी गई हैं और जो जवाब जमा कराया गया है उसमें ये कहा गया है कि 10 प्रिजाइडिंग अफसरान ने मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नौशीन इफ्तिखार साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। मैडम, ये जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट है NA 75 डस्का के हवाले से ये जमा करा दी गई है और इसमें जो अहम बात सामने आई है वो ये है कि ये जो 10 के 10 प्रिजाइडिंग अफसरान थे इन्होंने मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जिससे ताख़ीर हुई। क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल जी, हमारा पहले तो सबसे बड़ी जो ये आई है रिपोर्ट जियो फेंसिंग जो अवेटिंग थी और अल्लाह का शुक्र है ये हमारे उसके स्टैंड के मुताबिक ही आई है कि ये लोग सब इकट्ठे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक मरहला तो पार हुआ और अब आई होप कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने में आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, कल भी इसकी आम समाअत है, क्या देख रही हैं, किस तरफ जा रहा है केस? देखिए जी, एक दिन में हम लोग जब से ये चल रही है समाअत तो एक दिन सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने एक कमेंट रिमार्क दिया था कि किसी न किसी एक जो है हमारा कैंडिडेट उसको नाअहली की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगी कि ठीक है, अगर ये चीजें और ये एविडेंसेस इस तरह आते रहे तो हो सकता है कि यही हो कि किसी को नाअहली की तरफ भी जाना पड़े। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया समा से गुफ्तगू करने के लिए। नौशीन इफ्तिखार समा से गुफ्तगू करी थी, आपका शुक्रिया। NA 75 डस्का में इंतखाब वाले रोज़ 10 प्रिजाइडिंग अफसरान एक ही जगह मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मजीद दस्तावेजात जमा करा दिए। सेनेट में जला अपोजिशन लीडर नामंजूर, नून लीग और JUI ने इत्तेफाक कर लिया है। PDM ने ऐवान बाला में अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने की ठान ली है। गीलानी की कामयाबी पर जश्न मनाने से लेकर उनको अपोजिशन लीडर ना मानने तक की कहानी देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुझे खुशी है कि सफ़बंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है। PDM की सफ़ों में मजीद इंतशार, क्या पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से निकालने का फैसला कर लिया गया। जिस यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने पर नून लीग खुशियां मना रही थी, अब वही निशाने पर हैं। नून लीग और JUI ने सेनेट में गिलानी को अपोजिशन लीडर न मानने पर इत्तिफाक कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी और अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात में तय किया गया कि PDM का अपोजिशन लीडर लाने के लिए और आइंदा का लाए अमल तय करने के लिए सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मरियम नवाज ने भी सख्त तनकीद की थी। निहायत अफसोस है, आपने एक छोटे से ओहदे के लिए हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लीगी रहनुमा कह चुकी थी कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी अपोजिशन इत्तेहाद चल सकता है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें जो PDM में शामिल हैं और रसूल पर खड़ी हैं वही काफ़ी हैं। उधर नून लीग के रद्द अमल पर बिलावल ने उन्हें कुछ मशवरे दिए थे। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। बिलावल ने PDM को मुत्तहिद रखने की बात तो की थी, लेकिन नून लीग और JUI के ताज़ा फैसले से लगता है कि मरियम नवाज का तंज सच साबित होने जा रहा है।
एक और बड़ी पेशरफ्त, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को एक बड़ी पेशकश कर दी है। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी के पास अब 30 वोट हैं तो हमारे 27 वोट मिलाकर तहरीक अदम एतमाद लाएं। सादिक संजरानी एक दिन चेयरमैन सेनेट नहीं रह सकेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब एहतसाब रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट में चलते रहे हैं, मैं उनमें असिस्ट कराता रहा हूँ। मैं उनमें मुआविन काउंसिल था लतीफ़ कोसा साहब के साथ। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एब्सेंशिया में जो सज़ा दी गई थी, हसन भून साहब और मैं उसमें पेश हुए और अल्लाह ने करम किया, मोहतरमा को लाहौर हाई कोर्ट से बरीयत मिली। मुल्की मुफाद के अगेंस्ट उस टाइप के केसेस में मैंने कभी किसी की मुआवनत नहीं की। जरदारी साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी केसेस बनाए, जिन्होंने प्रोसिक्यूशंस की, उन्हें बाद में आके बहुत सारे ओहदे दिए गए पीपल्स पार्टी दौर में। तवक्को रखता हूँ कि यूसुफ गिलानी साहब के पास अब 30 वोट्स हैं जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है, 27 लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। वो कदम बढ़ाएँ, वो नो कॉन्फिडेंस मूव करें जिसका मशवरा उन्हें या जो ऑब्ज़र्व किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, तो 57 लोगों के साथ तो संजरानी साहब एक दिन भी नहीं रह सकते। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि 12 मार्च को जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए वोटिंग हो रही थी तो राना मकबूल साहब पे भी एक एतराज़ है उन्हें, तो काश मुझे और राना मकबूल साहब को रोक दिया जाता इखलाकन पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप वोट मत डालें। बाप के जो 3 सेनेटर्स हैं वो तीनों बाप के टिकट पे कामयाब हुए और उन्होंने सिर्फ इस नॉमिनेशन के टाइम पे उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया कि हम ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठना चाहते हैं। वड्डे साईं की बतौर मुल्जिम पहली पेशी, तफसीलात कुछ ही देर में। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पारा 41.5 डिग्री पर जा पहुंचा है। हीट वेव अलर्ट जारी होते ही शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया है, समंदर की लहरों से लुत्फ अंदोज होने लगे हैं। जमजम सईद की रिपोर्ट में देखिए। सूरज आंखें दिखा रहा है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दोपहर 12 से 3 बजे तक शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी गई। ड्राई विंड चल रही है, कराची के ऊपर सी ब्रीज इस वक्त नहीं चल रही है। इस वक्त शुमाल मगरिब से हवा चल रही है और खुश्क हवा है, तो ऐसी जब हवा चल रही होती है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हवाओं की डायरेक्शन ऊपर से होती है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट से जब होती है, तो अगले 3 दिन भी यही कैफियत रहेगी। गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने सी व्यू का रुख कर लिया। माशाल्लाह पाकिस्तान में कराची खास तौर पर सी व्यू पे गर्मी हमें कुछ नहीं कहती और हम दूसरों को भी कहते हैं कम यार दिस साइड सी व्यू सी साइड। दूसरी जानिब माहिरीन सेहत ने भी शहरियों को गर्मी में एहतियात करने की हिदायत कर दी। मौसम कैसा भी क्यों ना हो, इसे एंजॉय कैसे करना है ये शहर कायद के बासी खूब जानते हैं। कैमरामैन कामरान के साथ जमजम सईद, समा, कराची।